नमस्कार, मैं हूं दिबांग गडकरी जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल तो ये है कि आपकी जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, उसमें इस बार देखें तो बजट में बड़ा उछाल है। 2,70,000 करोड़ का आपके पास बजट है। ये हम देख रहे हैं कि 27 फरवरी को आप एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हाईवे का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो 2024 का रास्ता है वो आपके हाईवेज से होके जाएगा संसद भवन? देखिए, पहली बात तो ऐसे भी कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार को 5 साल काम करने का मौका मिलता है। वो जनता आशीर्वाद देती है और 5 साल के काम का जो परफॉर्मेंस होता है वो जनता के सामने जाता है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। हमारे पार्टी का, हमारे नेतृत्व का, हमारे मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस ऑडिट कार्ड है, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 75 साल देश के लिए हो रहे हैं, पर इस 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है, उसकी तुलना अगर पिछले 60 साल की कांग्रेस की राजवट के साथ करेंगे तो उससे भी कई गुना ज्यादा हमारी सरकार ने काम करके दिखाया। ये परफॉर्मेंस जो हमारा है, यही हमारी ताकत है, शक्ति है, और यही लोगों की हमसे अपेक्षा है। तो मेरा सवाल वही है कि तो आप कह रहे हैं कि ये जो आप हाईवे बना रहे हैं उसी से रास्ता खुलेगा अगले चुनाव? मैं अगर ये पूछूं आपको कि आपकी टीआरपी बढ़ाना है तो यह आवश्यक ही है, क्योंकि आप धंधा करने आए हो तो आपके मीडिया में आपकी टीआरपी बढ़नी चाहिए। तो हमारी टीआरपी क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? अगर जनता में जाएंगे तो हमारा काम से अगर हम लोग लोकप्रियता हासिल करेंगे तो करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और देश के लिए हमारी पार्टी में 3 बातें थी। जब मैं अध्यक्ष था तो भाजपा कार्यालय के बाहर दिल्ली में एक अटल जी और अडवाणी जी की फोटो के साथ वो लिखा था, राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है, और अंत्योदय जो व्यक्ति शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उनको भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग हमारा उद्दिष्ट है, और हम कोई छुपाते नहीं है। हमारे विचारों को लेकर हम उद्दिष्ट के अनुसार गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता का भी हमारे से यही अपेक्षा है। अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसका जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है। 3.4 लाख करोड़ रुपया उसका कर्ज है। उस हालत में आप कैसे जगह बनाएंगे काम की संभावना? देखिए, ये अच्छा हो गया मुंबई में प्रश्न पूछ रहे हैं आप। अभी मुख्यमंत्री चले गए, जो एमएसआरडीसी है उसका संस्थापक अध्यक्ष मैं था, और मैं उस समय मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, और मैं दिल्ली मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर बना रहा था। तब तो मेरा रेटिंग भी नहीं था, कुछ नहीं था। तब धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा, जब पहली बार मैं बॉन्ड्स को लेकर कैपिटल मार्केट में गया था, तो 500 करोड़ की जगह, मैं 96-97 की बात कर रहा हूं, आज वो 20 गुना ज्यादा होगा पैसा, 500 करोड़ के बजाय मुझे 1100 करोड़ मिले, ओवर सब्सक्राइब। और आज आपको बताता हूं कि ये सब काम भी, पैसे भी, कर्जा वापस हो गया। अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे हाईवे बेचकर 8,000 करोड़ रुपए मॉनिटाइज किए। अभी आपको एक उदाहरण बताता हूं कि अभी मैं कुछ दिन पहले मुंबई आया था स्टॉक एक्सचेंज। इनविट मॉडल में हमने हमारे बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया था। 10 दिन की मुदत थी, और मेरे कार्यक्रम में 10 दिन के बाद वो घंटी बजाकर उसको क्लोज करने का एक पद्धति रहती है, और एक पहले ही दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इश्यू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और मैं गोवा में एक कार्यक्रम के लिए गया था, वहां से छोड़कर मैं दूसरे सुबह मुंबई आया और हमने उसको क्लोज किया। तो ये बात सबसे गलत है कि हम लोग, ये जो लोग हमारी इकोनॉमिक्स को नहीं समझते, वो ये लिखते हैं अखबार में
अभी मेरा टोल का इनकम 40,000 करोड़ है और 2024 जब खत्म हो जाएगा तो हमारा टोल का इनकम 1,40,000 करोड़ है। हमारा हर प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 13 और 14 है और इसलिए हम जितने रोड बना रहे हैं वो तो सरकार का 2,70,000, उसमें 3 लाख करोड़ मैं मार्केट से खड़े करके पैसे डाल के 5 लाख करोड़ के काम हर साल करता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं, AAA रेटिंग है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज NHAI है और हम कोई कर्जे को, ये 3 लाख कर्जा इन्हें भूरका है हमारे लिए, भूरका। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हमारी फाइनेंशियल स्टेक जो फाइनेंस समझता है, एक मेरा इंटरव्यू इस पर रख देना, मैं अच्छा उसका दूसरा अर्थ निकलेगा कि गडकरी रोड कमा के पैसा कमा रहे सरकार के लिए, इसलिए मैं संकोच से बोलता हूं। कोई चिंता मत करिए, वी आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। AAA रेटिंग और मार्केट में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और मैं आपको आह्वान करता हूं, पत्रकारों को, पुलिस वालों को, सरकारी नौकर को, इंश्योरेंस पेंशन को, सबको, कि पैसा NHAI में इन्वेस्ट करो। मैं आपको 8.2% पर ईयर ब्याज दूंगा और ब्याज हर महीने में तुम्हारे अकाउंट में जमा करूंगा। आप मुझे बताओ, तुमको कोई 8.2% ब्याज देने वाला है? मैं देखता हूं मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं आता हूं आपके पास। मैं पर एक बात पूछ रहा हूं गडकरी जी, इस पर आपको सफाई जरूर देनी चाहिए। ये खबर छपी कि आप जिस तरह से सड़क नापते हैं, यानी अगर आपने 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, 2 लेन की बनाई तो आप उसको 12 किलोमीटर मान लेते हैं, 4 लेन की बनाई तो वही 6 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो 24 किलोमीटर हो जाती है। कैसे नापते हैं? इस पर एक सफाई जरूरी है आपकी तरफ से। आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। मैं कुछ नए नियम मैंने नहीं बनाए, वर्ल्ड के नियम है और कांग्रेस के UPA के सरकार में भी वही नियम था, फिर हमारे NDA के सरकार में यही नियम है। जब एक लेन होती है तो उसको 1 किलोमीटर कहते हैं और ये हिसाब अनेक सालों से चल रहा है, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, उसी के प्रकार से हमारा एवरेज है। पिछले साल हमारा 38 किलोमीटर था, अब इस साल मार्च तक कितना होता है, थोड़ा सा कम हो रहा है, अभी कितना होता है मैं बता नहीं पाऊंगा, पर मेरा टारगेट है 60 किलोमीटर पर डे। और मैं जब मंत्री बना तब एक समय ऐसा था कि 2 किलोमीटर पर डे तक UPA की सरकार में सड़क निर्माण का कार्य उस महीने में आया था, पर अभी उस समय 12 तक था। आज हमारा करीब हुआ और हमने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 6 पहली बार इस देश में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे रोड मिनिस्ट्री ने बनाया, जिसका क्रेडिट मुझे नहीं है, हमारे इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स सबने मिलकर किया। एक और बहुत गंभीर सवाल है गडकरी जी कि सड़क दुर्घटनाओं का और सड़क पर मौतों का, अगर NCRB का आंकड़ा देखें तो करीब 1,50,000 लोगों की मौत सड़क पर होती है सालाना। हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर 1/3 मौतें होती हैं और अगर आप देखें तो ग्लोबली जो मौतें सड़क पर होती हैं 11% मौतें भारत में होती है, जबकि वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है कि हमारे पास केवल 1% गाड़ियां हैं। इस पर आप कितने चिंतित हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं पूरी तरह चिंतित हूं और मेरे डिपार्टमेंट का यही ब्लैक स्पॉट है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं पर मुझे कबूल करने में संकोच नहीं कि इसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया। हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 18 से 34 वयोगट में 60% लोग मरते हैं। नए नए इंजीनियर, डॉक्टर, लड़के लड़कियां, उनका देहांत होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर बदलना चाहिए। अगर रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए। आज ही आपको बताता हूं, मैं 4 मुख्यमंत्रियों की गाड़ी में बैठा हूं, नाम नहीं बताता। तो आजकल वो अमेज़न पे एक ये मिलता है, वो क्लिप। आज भी मैं था, वो क्लिप लगी सरकारी गाड़ी में, मैंने उसको डांटा, मतलब निकल क्लिप, और खबरदार फिर से लगाई तो। और मेरा लगा, वो बेल्ट लगा, पीछे बांध के रखा था, बेल्ट लगाया। और ये देश में बेल्ट लगाना अब ये बहुत आवश्यक है। अभी पीछे में बेल्ट लगाने हमने अनिवार्य किया है। और दूसरी बात, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए। कहीं स्पीड लिमिट्स के बारे में नियम है, हेलमेट पहनना चाहिए। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसको बदलने की आवश्यकता है, जिसमें आपका सहयोग चाहिए। दूसरी बात, ये 5 बातों में है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हमने सुधार किए, एयर बैग्स लाई, क्वालिटी सुधराई, जो जो करना है उसमें सुधार किए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्ल्ड पैरामीटर के साथ पहुंचे। फिर रोड इंजीनियरिंग, इसमें बहुत गलतियां थी।
मैंने केवल 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट को इंप्रूवमेंट करने के लिए किए। फिर भी मैं ये मानता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट में जो डीपीआर बनाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इनकी बहुत गलतियां हैं। और मैंने उनकी मीटिंग लेके उनको कहा कि अगर इसके बाद कोई मरेगा तो 302 तुम्हारे ऊपर लगा के साले जेल के अंदर तुमको डालूंगा। इतना मुझे को गुस्सा आया कि एक भी मिस्टेक रोड इंजीनियरिंग में नहीं हुई, उसमें गलतियां है, हमने उसमें सुधार किया। तीसरी बात जो है कि एजुकेशन, जो छोटे बच्चे 5वीं 6वीं से, उनको हमको रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस करके सिखाना चाहिए। देखो, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था में हमें है। तो एजुकेशन है। दूसरी बात इमरजेंसी है। अभी हम 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं और उसमें हेलीपोर्ट और ड्रोन पोर्ट बना रहे हैं। अभी वो दिन दूर नहीं है कि 4 लोग ड्रोन में बैठेंगे, उड़ेंगे और हवाई एयरपोर्ट उतर जाएंगे। अभी मैंने एक लॉन्च किया, 200 किलो का माल उठाकर जाता है। अभी चेन्नई का एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, लंग्स और हार्ट को ट्रांसप्लांट करता है। वो एयरपोर्ट पे लंग्स और हार्ट आने के बाद ट्रांसप्लांट करने के लिए वो ड्रोन से उठ के उनके हॉस्पिटल में जाता है। तो पहली बात, हम लोग इमरजेंसी जो है वो करनी चाहिए। फिर इन्फोर्समेंट जी, अब कानून पे फाइन भी बढ़ा है, नया हमने एक्ट भी लाया। अब लोगों का फिर भी ऐसा बिहेवियर है, कोई चिंता ही नहीं करता, कोई बेल्ट नहीं लगाता, कोई हेलमेट नहीं लगाता, जी। ऐसी गाड़ियां चलाते हैं। जी, तो मुझे लगता है हम सब मिलकर, ये बात बिल्कुल जरूरी है और आपकी सही है कि वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जी, और 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 3.42 जीडीपी का नुकसान इसके कारण होता है। पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो तय किया था कि 2024 तक हम 50% एक्सीडेंट और डेथ कम करेंगे, पर दुर्भाग्यवश उसमें ज्यादा कुछ कमी नहीं हो पाई। हम जरूर कोशिश करेंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा तो। पर गडकरी जी, ये तो विपक्ष बोलते हैं आप तो प्रचार प्रसार में बहुत माहिर हैं, फिर इस पर क्यों नहीं प्रचार प्रचार पर पूरा दौड़ लग रहा? मेरे बारे में ऐसा कहता है कोई? विपक्ष, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। सर, मैं कभी अपना कटआउट नहीं लगाता, पोस्टर नहीं चिपकाता और कई पब्लिसिटी, मेरा पीआर नहीं। जो मन में आता वो बोलता हूं और पब्लिक को भी कह देता हूं, तुमको जरूरत होगी तो मत देना, वोट देना, नहीं देना तो मत देना। तो मैं एक बात आपको बता दूं, इसमें हम लोग अभी बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स को हमने एम्बेसडर बनाया, सेलिब्रिटीज को। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप इस पे प्रोग्राम करिए, बच्चों को बुलाइए, लोगों को बुलाइए। आप आएंगे इस प्रोग्राम हाँ, पे? मैं आऊंगा। ठीक है, ये ह्यूमन पक्का मैं बिहेवियर को बदलना ये मीडिया के सहयोग के बिना नहीं ये जरूर करूंगा। एक जो बड़ी शुरुआत हो रही है और ये दुनिया भर में शुरुआत हो रही है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। एक आंकड़ा है कि 2030 तक भारत में प्राइवेट गाड़ियों की बात करें तो वो 30%, कमर्शियल व्हीकल्स में 70% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगी। क्या ये लक्ष्य है और क्या आप वहां तक पहुंच पाएंगे? देखिए, ये लक्ष्य 2030 वाली बात हमने कभी कही नहीं। मैं पब्लिक को सवाल पूछता हूं कि आपके पास अगर गाड़ी है और उसके ऊपर पेट्रोल का खर्चा आपका 25,000 रुपये महीना है और कल उससे कंफर्टेबल गाड़ी आपको उसी प्राइस में मिलेगी और आपका खर्चा 2,500 रुपये होगा, तो आपको कोई मार्केट करने की जरूरत है? ई स्कूटर, ई ऑटो रिक्शा, ई बाइक, ई बस, अब ई कार। आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये हम लोग 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे प्रदूषण का कारण वो है। और हमारे देश में हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बन रहा है। हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं, धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन किसान बनाएगा। और मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक में इतना हुआ कि मैं जब कहता था, आज मैं नाम नहीं बता सकता आपको, ये बड़े बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मुझे कहते थे कैसे संभव होगा, कैसा होगा, आप एकदम कह रहे हो, समय लगता है। एक बड़े उद्योगपति ने मुझे कहा, ऑटोमोबाइल पहले 5 में है, कि आप जब ये ई व्हीकल की बात करते थे हमने आपको सीरियसली नहीं लिया क्योंकि हमारा विश्वास था कि ये हो नहीं सकता, पर अब हमको लगता है कि वी मिस द बस। और आज इंडियन ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। फैक्ट्री 4-4 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके लिथियम आयन बैटरी की फैक्ट्री डाल रहे हैं और उसका जो सेल है वो 350% बढ़ा है। और आने वाले समय में ई व्हीकल इतने बढ़ेंगे। अभी हाइब्रिड आ गया जी। ये मालूम है, टोयोटो की एक कैम्ब्री करके गाड़ी थी, उसमें पेट्रोल डालने के बाद 60% पेट्रोल और 40% इलेक्ट्रिक तैयार करती थी। अब टोयोटो की पूरी गाड़ियां आ रही जो 100% इथेनॉल फ्लेक्स इंजन
इथेनॉल का रेट 60 रुपए, पेट्रोल का रेट 120 रुपए, और फिर वो 40% बिजली तैयार करेगी तो पेट्रोल का रेट आएगा 25 रुपए लीटर। फिर मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी है घर पे, ग्रीन नहीं है, हाइड्रोजन की गाड़ी है। जी जी। हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है। हमारी रेलवे के इंजन, हवाई जहाज, हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी इंडस्ट्री उस पर चलेगी। और आने वाले समय में हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, उसको निर्यात करने वाला भारत देश बनेगा, ये मेरा विश्वास है। इसमें एक जो अभी हाल में खोज हुई जम्मू कश्मीर में, करीब 60 लाख टन लिथियम अच्छी क्वालिटी का मिला है, लेकिन सवाल है कि क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास पैसे हैं कि उसका इस्तेमाल हो, क्योंकि 70% ये हम चीन से मंगाते हैं। उस पर कोई काम हो रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि लिथियम आयन बैटरी कॉस्टली है। उसकी कॉस्ट पर किलोवाट पर आवर $150 थी, आज वो कॉस्ट $115 हुई है। और एक साल के अंदर, ये मेरा अजम्पशन है कि उसकी कॉस्ट $100 पे आएगी। तो पेट्रोल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत, इलेक्ट्रिक बस और डीजल बस की कीमत सेम होगी। और इसलिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में 400 स्टार्टअप है। अब आप आश्चर्य करोगे कि बजाज, टीवीएस और हीरो ये 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट करते हैं। अब लखनऊ में, कानपुर में छोटे छोटे 400 स्टार्टअप, यंग टैलेंटेड इंजीनियर, और वो बनाते, उनने क्या किया होशियारी कि बजाज, टीवीएस के मैं सबके स्कूटर में लॉन्च करता हूं नई बनने के बाद, प्रोत्साहन देने के लिए। तो अभी उन्होंने 125 किलोमीटर की लिथियम आयन बैटरी लगाई। तो ये जो स्टार्टअप तैयार हुए, उन्होंने 60 किलोमीटर की बैटरी लगाई। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक अध्ययन किया कि हर व्यक्ति पूरे दिन में मैक्सिमम 24 to 26 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो 60 की जरूरत है, तो कॉस्ट कम कर दी। तो 70,000 में जो छोटे सफाई कामगार, कांस्टेबल, गरीब लोग, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने लगे। तो 400 स्टार्टअप शुरू हुए। हिंदुस्तान में टैलेंटेड यंग इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है। इतना अच्छा स्टार्टअप काम कर रहे हैं कि मैं आपको बताता हूं, मैं कोई देश का नाम नहीं लेता, पर आप मेरी बात को समझ लेना। हिंदुस्तान इसके बाद वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल में, अभी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का वॉल्यूम 7.5 लाख करोड़ है, और मैं 5 साल के अंदर उसको 15 लाख करोड़ रुपए करना चाहता हूं। वर्ल्ड की सब ब्रांड, एक आधे को छोड़ दो, सब ब्रांड हिंदुस्तान में है। और आज मैं शिपिंग मंत्री था, ये मुंबई में रो पैक्स चालू हो गया। इसमें एक जहाज आता था, चेन्नई से गाड़ियां यहां आती थी और मारुति की गाड़ियां कांडला से उधर जाती थी। तो अब बड़े प्रमाण पर हिंदुस्तान ट्रैक्टर, बसेस, स्कूटर, मैंने जैसे बताया टू व्हीलर 50% एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, 5 साल के अंदर हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनेगा। अभी एक छोटी सी बात, 2 मिनट में, पहले इसमें चाइना था, चाइना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अमेरिका, और तीसरे नंबर पर जापान, और चौथे पे इंडिया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जापान को पीछे डाला है, हम तीसरे नंबर पर आए और जापान हमसे पीछे गया है। और जल्दी ही हम नंबर 1 पर जाएंगे। और ये इंडस्ट्री जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं, और जब ये 15 लाख करोड़ की होगी तो 9 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेगी। तो मुझे लगता है कि अब इसमें काफी अच्छा काम हो रहा है, और आत्मनिर्भर भारत बनाने में और प्रदूषण को कम करने में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान देगी। तो इसी में जो नेशनल बस प्रोग्राम जो आपका है, जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस आएं, और 50,000 बसेस की आप बात कर रहे हैं। दूसरा अभी टेंडर निकला 6,400 बसेस का, और उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, उसने हिस्सा तक नहीं लिया। तो अगर इस तरह से प्लेयर्स छूट जाएंगे, मतलब पैसा उनको ठीक नहीं मिल रहा या कुछ ऐसा है कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर है, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है वो यूडी डिपार्टमेंट के अंडर है, और टेंडर निकाला वो पावर मिनिस्टर ने निकाला है। अब उसके साथ मेरा भी संबंध है। पर मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, इसी मुंबई में मैंने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का लॉन्च किया था। अब इलेक्ट्रिक बस में हमने जो टेंडर निकाला, वो नॉन एसी इलेक्ट्रिक बस की पर किलोमीटर कॉस्ट 39 रुपीज पर किलोमीटर है, और एसी बस की कॉस्ट 41 रुपीज पर किलोमीटर है। और ये बेस्ट की बस जो मुंबई में चल रही है, उसकी कॉस्ट 115 रुपए पर किलोमीटर है। लंदन ट्रांसपोर्ट का एक मॉडल है, उसमें 9 ऑपरेटर है।
प्राइवेट व्यक्ति ही बस खरीदता है और उसको 250 किलोमीटर की गारंटी मिलती है। तो 250 किलोमीटर अगर मुंबई में हमने ये लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल लाया तो ड्राइवर उनका, कंडक्टर हमारा। और दो बातें बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बस में अब टिकट लेने वाली जरूरत नहीं चाहिए, कार्ड चाहिए। सामने वाले जहां कैमरा लगेगा वहां से लोग जाएंगे तो कार्ड दिखाएंगे, अब ये आ गया अपने पास, कार्ड दिखाएंगे, उतरेंगे तो कार्ड दिखाएंगे, उनके बैंक अकाउंट से टिकट के पैसे जाएंगे। इसलिए टिकट के पैसे लेना ये मामला बंद। और दूसरी बात, डीजल में सुविधा होती है, फूंक करके निकालते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक में कोई सुविधा नहीं है। तो दोनों में अगर हमने बचाया तो ये प्रॉफिटेबल है और ये 50,000 बसेस प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। मैं भी बैठा हूं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मॉडल को, सरकार के पास उतना अनुदान नहीं है, 50,000 नहीं, इस समय देश में 1,80,000 बसेस है। और आप यूरोप में जाओगे तो डबल डेकर एयर कंडीशन बसेस, वैसा मेरा, अभी हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे एक्सिस कंट्रोल, तो मेरा सपना यह है कि इस देश में 10 लाख बसेस होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। लोग बढ़िया, अभी मैंने एक वॉल्वो कंपनी की बस लॉन्च की बेंगलोर में, वो 15 मीटर के बस में लोग सो के जा सकते हैं, एयर सस्पेंशन है। फिर एक बिजनेस क्लास की बस है। तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देना, और ये जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग रोड बना रहे हैं कि मुंबई से बेंगलोर ये 6 घंटे में हो जाएगा, पूना से बेंगलोर 4 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हो जाएगा। और आज ही मैंने अभी घोषणा की मराठवाड़ा में कि नांदेड़ से पूना 4.5 घंटे में, और वाशिम से 4 घंटे में। और अभी इतना फास्ट हुआ कि अगर मुंबई से नागपुर आने के लिए हमको 24 घंटे लगते थे, अब 5-5.5 घंटे लग रहे हैं। अब ये दिल्ली से अमृतसर हम 4 घंटे में ले जाएंगे, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में जी, और तुम्हारा देहरादून और हरिद्वार 2 घंटे में। तो मुझे लगता है कि अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से इससे लोग उसको ज्यादा यूज करेंगे और कंफर्ट भी ज्यादा होंगे। जी, मंत्रालय के तो सारे जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, साफ दिखाई दे रहा है। पर 24 की जैसे बात करें तो उसमें अलग अलग उसमें भी मॉडल है। एक तो मॉडल है जो ये कहता है कि रेवड़ी पॉलिटिक्स चलेगी और उससे वोट मिलेंगे। एक मॉडल है जिसमें कह रहे हैं कि नहीं साहब, अडानी और अंबानी पर हमला कीजिए और उससे वोट मिलेंगे, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। एक है जो जाति पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आप कैसे ये जो अलग अलग मॉडल हैं विपक्ष के, कैसे उसका जवाब देंगे? देखो, हम उनका जवाब नहीं देंगे, देने की जरूरत भी नहीं है। हम बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं। हमें जो अवसर मिला है उसके आधार पर हमने जो जो काम किया, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, आयुष्य योजना हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, 100 एयरपोर्ट हो, एग्रीकल्चर में नैनो यूरिया से लेकर परिवर्तन किया। हम अपने काम के भरोसे पॉजिटिविटी के साथ लोगों के मन में ये विश्वास पैदा कर हमने किया है और आगे चलकर इसी बात पर जाएंगे कि हमने ये काम किया है। और आपने जो देखा वो केवल ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। आप हमको साथ दो और इसी काम के ऊपर अगले इसमें हम ज्यादा काम करेंगे और पॉजिटिविटी के साथ हम जीतेंगे। अब कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, मैं ही सीरियसली नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता, तुम काहे के लिए लेते हो? ये तो ठीक है, ये भी एक जवाब देने का तरीका है। अब मैं इसी पे पूछ रहा हूं कि देखिए, कल यहां पर अरविंद केजरीवाल थे, वो उद्धव ठाकरे से मिले और उन्होंने कहा कि असली शेर वही हैं और वही असली शेर हैं, और जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो उनके परिणाम बीजेपी का जो गठबंधन है उससे कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। आप महाराष्ट्र के हैं, आप कैसे आंकते हैं इस पूरी लड़ाई को? मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो सब अपोजिशन पार्टी के लोग मिलते रहते हैं और मैं ऐसा नसीबवान सांसद हूं कि मेरे डिपार्टमेंट में जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो सभी पार्टी के 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने विचार रखे और 75 लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया और मुझे अभिनंदन किया। तो मैं बता दूं कि पॉलिटिक्स में अब कौन किसको मिलता है, मिल सकता है लोकतंत्र में, कोई कहीं भी जाए, कुछ भी बोले बोले, जनता की अदालत में जो होगा वो होगा। आप चिंता क्यों करनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोगों के मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहानी रहती है और बेचारे सपनों में खुश है, तो उनकी खुशी आज क्यों, उनको दुख क्यों पहुंचाते हो आप? जब तक चुनाव होगा तब तक खुश रहने दो। चुनाव होने के बाद हम ही जीत के आएंगे और फिर से एक बार हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आएगी, महाराष्ट्र में भी आएगी, देश में भी आएगी, और जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है उसके अच्छे परिणाम आएंगे। शिवसेना में जो ये असली नकली का खेल हो रहा है,
मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मेरे लिए तो सवाल है गडकरी जी, असली नकली का जो खेल हो रहा है, क्या आपको लगता है इससे उद्धव को फायदा होगा? एक सिंपैथी मिल रही है उनको, जिस तरह से उनसे सब कुछ छीना जा रहा है। आपको एक पता होगा, व्हेन मैटर इज सब जुडिस, तो कोई टिप्पणी पार्लियामेंट और विधानसभा में नहीं की जाती। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मेरे से क्यों बुलवाते हो? जो दम है वो चलते रहेंगे, जो होगा सो होगा, आगे आगे देखो होता है क्या। एक ये कहा जाता है कि जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। अब बड़ी मेहनत की राहुल गांधी ने, 3000 से ज्यादा किलोमीटर चल लिए वो। क्या आप लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा की कोशिश थी उसका फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए साहब, पसीना कितना भी निकालने से कोई पहलवान नहीं होता। जब सिस्टमैटिक वे से जब व्यायाम करता है, कसरत करता है, तो पहलवान होता है। अगर यही बात होती तो लकड़ी तोड़ने वाला ही भारत श्री बन जाता था, हिंद केसरी। तो ऐसा है, उनको मेहनत करने दो। अब मेरा वजन कम हो गया बेचारा, वो भी करते होंगे, अच्छी बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि परिश्रम हो और सतत हो तब कुछ फायदा होगा? सर, परिश्रम करने वाले बहुत होते हैं। हिंदी के एक कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे, शरद जोशी, हास्य व्यंग्य कवि थे। वो बहुत अच्छी बात कहते थे, कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। वैसे राजनीति ऐसी है कि एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट। तो इसलिए जिसको बेचारे को मेहनत करना करने दो। आप सीधे जवाब तो नहीं दे रहे हैं, पर आप जवाब दे जरूर रहे हैं। पर इससे भी मैं हट जाता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि गडकरी जी, जब आप देखते हैं अपना कार्यकाल, आपको क्या लगता है सबसे अच्छा काम आपने क्या किया? देखिए, मैं एक सोच रखकर, मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूं, मैं पावर ओरिएंटेड नहीं हूं। मैं जब 11वीं में था तो जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ था और उसी समय मैं उस आंदोलन के साथ विद्यार्थी परिषद, आरएसएस के साथ मिलकर राजनीति में आया हूं। और मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। अब मैंने बड़े बड़े टनल बनाई, रोड बनाए, ब्रिज बनाए। ये वर्ली बांद्रा उस समय का है, मुंबई पुणे बना, अभी तो ऐसे 50 हाईवे में बना रहा हूं। पर मेरे लाइफ का सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ है तो मैं बचपन में मेरी मां के साथ, बहनों के साथ रेलवे स्टेशन पे जाता था। तो एक साइकिल रिक्शा में हम 4 लोग बैठते थे और चढ़ाव पर वो रिक्शा वाला हमको खींच के ऊपर लेके जाता था। तब मुझे बड़ा उसका पसीना निकलता था, बेचारा थक जाता था। तब उसको देखकर आंखों में आंसू आते थे। और मुझे खुशी है कि आज मुलायम सिंह जी नहीं है यादव। मैंने जब एक बिल लाया था तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं जीवन भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा, ये मानवीय शोषण का प्रतीक है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ये कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद होगी वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। तो मेरे मन में बहुत कमिटमेंट थी इसके बारे में। और मंत्री बनने के बाद मैंने इसके लिए स्पेशल बिल लाया। सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चली। एक समय ऐसा हुआ कि मैं इतना टेम्प्टेड हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने के लिए जाने के मूड में था, पर हम जीत गए। मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा, ये बिल आया। और आज मुझे खुशी है कि 1 करोड़ लोग इस देश में, बिहार, यूपी, सब नॉर्थ ईस्ट, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था। ये बिल मैंने लाया, ई रिक्शा लाई, ई ऑटो रिक्शा आई। और आज मुझे खुशी है कि करीब आज लगभग आदमी आदमी को खींचने वाला रिक्शा आज कहीं दिखता नहीं। अगर बोरा कोई ले जाना है तो ई कार्ट पर ले जा रहा है, वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो मेरे जीवन में बहुत से काम मैंने किए हैं, पर एक मानवीय दृष्टिकोण से ये वाकई में 1 करोड़ लोगों को जो मुक्ति मिली है, ये वाकई में बड़ी बात है। ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। जी, ये वाकई में बड़ी बात है। आखिरी सवाल ये है, और ये सवाल बाकी नेताओं से जुड़ता नहीं, आपसे जरूर जुड़ जाता है। और सवाल है खाना और गाना। यानी एक तो आपको खाने का बहुत शौक है। मैं पूछ रहा हूं कि मैं तो बहुत दूर से आया हूं, उत्तर पूर्व से, महाराष्ट्र में आए, तो 3 चीजें क्या खानी चाहिए? और गाना आपसे जुड़ गया है, ये बता रहे हैं कि आपका गला बहुत अच्छा है, ऐसा है आप कि मूड में होते हैं तो बड़ा अच्छा गाते हैं। इसी मुंबई में मैं विपक्ष का नेता था, मंत्री था, पार्टी का अध्यक्ष था। मेरा वजन था 135 किलो, अभी मैं हूं 86। तो मेरे नियत में कमी नहीं आई है, पर खाने में कमी आई है। आज रात को मैं कहां जाने वाला हूं ये पक्का है। अच्छा, हाँ, तो ये मुंबई जैसा शहर नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाओ
मैं वेजिटेरियन नहीं हूं। मुंबई में जो मिलता है वो दुनिया में नहीं मिलता, और रात को 12 बजे भी मिलता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब मैंने बहुत कंट्रोल किया है, अब मैं थोड़ा खाता हूं। तो मुझे होटल वाले पहचानते हैं, तो बोलते साहब गलती हो गई क्या? बोला क्यों? बोले आप पहले आके ये इतना खाते थे, अब कुछ भी नहीं खा रहे थे। अच्छा। तो मैंने बोला तुम्हारे में गड़बड़ नहीं है, मेरे में गड़बड़ हुई है। तो अब एक अच्छा हुआ कि मैंने वजन को कंट्रोल किया। मैं 135 से 86 पे हूं, अब मेरा वजन 86 है। तो अभी मैं, नियत है मेरी, नियत में कमी नहीं आई, पर मैं खाने में बहुत कम खाता हूं। मुंबई में खाना होगा तो मुंबई में दादर में 2-3 रेस्टोरेंट है, उसमें मिसळ खाइए, दही मिसळ। अच्छा। वो प्रकाश है और आस्वाद है, वहाँ बहुत अच्छी बनती है, वहाँ का थालीपीठ अच्छा बनता है। अच्छा, तो बहुत लोग खाते हैं। ठीक है, जरूर ये ये करेंगे। महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी है। और गडकरी जी गाना? मैं तो गाना गाता नहीं हूं, पर मैं साहित्य, संस्कृति, संगीत, मैं एक हमारे यहाँ खास पर मैं डांस। बताता हूं, आपको एक गाना बहुत पसंद है। कौन सा? जिंदगी कैसी है पहेली। नहीं, वो तो मुझे लकी अली का, मैंने आपके यहाँ फोटो देखा तो मैं सोच रहा था कि मैं उनका बहुत चाहता हूँ। लकी अली को? हाँ, उनका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? वो नहीं बताना, क्योंकि आजकल मैं पब्लिक फिगर होने के कारण मैंने कुछ भी कहा तो तुरंत सब मीडिया पे चल जाता है। पर एक बात जरूर है, पर भारतीय ये गाना आपको पसंद है ना, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, किसी हाँ, को मैं हंसाए किसी को रुलाए। काफी, मैं बहुत सी गीतों को, नए लोगों के, अभी आजकल मैं कबीर के भजन सुनता हूँ। अच्छा। मुझे कभी कभी नए युग के भी संगीत सुनता हूँ, और मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ नागपुर में, और रोज 50,000 लोग आते हैं, और ये जितने बड़े हैं सब लोगों के एक प्रोग्राम होते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कल्चरल इवेंट्स व्यक्ति में एक ऐसा संस्कार देती है, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, कविता, ये हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। और मुझे जब भी फुर्सत मिलती है तो मैं सुनता, गुलाम अली को सुनता हूँ, गजल सुनता हूँ, किशोर कुमार के पुराने गाने सुनता हूँ, मुकेश मेरे बहुत फेवरेट है। अभी नितिन मुकेश के मैं 5 कार्यक्रम नागपुर में कर चुका हूँ, क्योंकि मुकेश की पुरानी गीतें बहुत पसंद है। तो संगीत एक अलग प्रकार का आनंद देता है। अभी जिस तरह की राजनीति है उस पर कोई एक गाना है जो, मतलब जैसे सिचुएशन पे गाने बनते हैं हिंदी फिल्मों में, इस तरह की राजनीति पर कोई एक गाना है? वो मुख्यमंत्री बोल रहे थे ना, तो वो गाना था। कौन सा? जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो मैं उनको बताने वाला। जी नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवालों के जवाब दिए, जिन सवालों के जवाब आपको नहीं देने थे वो भी जवाब आपने दिए अपने तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।